हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में नीट सैंपल पेपर 5 के क्वेश्चन नंबर 11 टू 20 को सॉल्व करेंगे। तो चलते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 11, ए कार इज मूविंग टुवर्ड्स ए हाई क्लिफ। द कार ड्राइवर साउंड्स ए हॉर्न ऑफ फ्रीक्वेंसी f. The reflected sound heard by the driver has a frequency 2f. If v be the velocity of the sound, then the velocity of the car in the same velocity unit will be. तो यहां से गाड़ी जा रही है, ये रास्ता है, सीधा जाओ, ये रास्ता है और ये क्लिफ है, माउंटेन जैसा जो भी है, क्लिफ अपना जा रहा है यहाँ पर है और ये गाड़ी जा रही है। ये जा रही स्पीड v से और यहाँ से साउंड जो है लो किया, उसका फ्रीक्वेंसी है f। और ये जो ड्राइवर बैठा हुआ अंदर में वो इसका एको सुनता है, ये यहाँ से जाता है, इसमें टकराया और वापस आ गया और उस वापस से जो आता है साउंड उसको वो सुनता है और उसका फ्रीक्वेंसी वो पाता है कि 2f है, डबल है, f से जाता है और जब सुनता है वो 2f से सुनता है। तो इसका वेलोसिटी कितना है, इस गाड़ी का वेलोसिटी v कितना है, v जो है सो वेलोसिटी है साउंड का, तो इसको हम v कार कहते हैं। ओके, तो ये डॉपलर इफेक्ट से क्वेश्चन है और इसमें क्या कैसे इसको बनाते हैं। सबसे पहले हम पहाड़ पे चढ़े जाते हैं, या सोच लीजिए कि पहाड़ जो है सो इसका साउंड को सुन रहा है, तो पहाड़ इसका साउंड को सुन रहा है तो उसका फ्रीक्वेंसी क्या होगा, पहाड़ इसके साउंड को सुनेगा कोई दूसरा फ्रीक्वेंसी से, एफ प्राइम से, तो एफ प्राइम कितना होगा, एफ प्राइम होगा पहाड़ के लिए ये साउंड जो है सोर्स जहां से साउंड आ रहा है वह उसकी ओर आ रहा है, तो उसकी ओर आ रहा है, सोर्स उसकी ओर आ रहा है, तो v माइनस v, ये सोर्स का, ये कार ही सोर्स है, v कार, और यहाँ वेलोसिटी, ये फ्रीक्वेंसी वो सुनेगा। यदि एक्चुअल फ्रीक्वेंसी साउंड का f है और सोर्स उसकी ओर आ रहा है, नज़दीक आ रहा है, तो v माइनस v सोर्स, सोर्स मतलब यहाँ कार है। यहाँ पर हम एक बार सबके बारे में बता देते हैं कि सोर्स यदि अप्रोच करता है, जैसे कि इस केस में हो रहा है, तो जो फ्रीक्वेंसी है होता है वो होता है v माइनस वी एस। ये v जो है सो साउंड है स्पीड का, साउंड स्पीड, और वी एस है सोर्स साउंड, सोर्स का स्पीड। तो ये वैल्यू जो है v से कम हो गया तो एपरेंट फ्रीक्वेंसी एफ प्राइम वो ज़्यादा हो जाएगा। यदि सोर्स अप्रोच कर रहा है तो सोर्स रिसीड कर रहा है, दूर जा रहा है, तो जो फ्रीक्वेंसी सुना जाएगा वो कितना होगा, माइनस की जगह प्लस हो जाएगा। सोर्स की जगह पर यदि हम ऑब्जर्वर लेते हैं तो जो फ्रीक्वेंसी सुना जाएगा वो होगा v प्लस v नॉट। यहाँ पर माइनस था, यहाँ v नॉट होगा। बस इतना ही याद रखिए कि यदि ये ऑब्जर्वर चले या सोर्स चले, यदि वो नज़दीक आ रहा है, रिलेटिव डिस्टेंस कम हो रहा है तो फ्रीक्वेंसी बढ़ेगा। यहाँ पर रिलेटिव डिस्टेंस कम हो रहा है तो फ्रीक्वेंसी बढ़ रहा है, यहाँ पर रिलेटिव डिस्टेंस कम हो रहा है तो फ्रीक्वेंसी बढ़ रहा है, यहाँ डिनोमिनेटर से बढ़ रहा है, यहाँ न्यूमरेटर से बढ़ रहा है। और ऑब्जर्वर यदि दूर जा रहा है, रिलेटिव डिस्टेंस दूर हो रहा है, तो फ्रीक्वेंसी घटेगा। ये 4 केसेस हो सकते हैं। अब उसके बाद जो भी केसेस होंगे ये दोनों को मिला के बना सकते हैं। जैसे दोनों ही चल रहा है, यदि दोनों चल रहा है तो दोनों को मैच कर देंगे, केवल v हटेगा और दोनों मैच हो जाएगा, दोनों को मिला के लिखेंगे, कंबाइन हो जाएगा। तो खैर इस केस में केवल सोर्स चल रहा है और ऑब्जर्वर जो है रुका हुआ है, राइट। पहले अभी हमारा ऑब्जर्वर माउंटेन है,
माउंटेन है, जो क्लिफ है, वो हमारा ऑब्जर्वर है इस केस में। और उसने ये फ्रीक्वेंसी सुना, उसका फ्रीक्वेंसी बढ़ गया v माइनस v का। अब जो है सो ये ऑब्जर्वर बन गया नेक्स्ट टाइम में। अब जो फ्रीक्वेंसी सुन रहा है एक ड्राइवर, वो कहाँ से सुन रहा है? जो एको आ रहा है इधर से, जो एको यहाँ से कौन सा आएगा? माउंटेन ने जो एक साउंड एक्सेप्ट किया है एफ प्राइम फ्रीक्वेंसी का, वो उसी को भेज देगा। जितना फ्रीक्वेंसी उसके पास आ रहा है वो सारे का सारे फ्रीक्वेंसी भेज देगा, सेम फ्रीक्वेंसी में साउंड को भेजेगा, एफ प्राइम से आएगा। तो इसके लिए अब आ रहा है एफ प्राइम फ्रीक्वेंसी, एफ प्राइम फ्रीक्वेंसी आ रहा है, और उसके बाद में चेंज होगा। ये जो है सो सोर्स की ओर, सोर्स तो अब रुका हुआ है, यहाँ पर माउंटेन से आ रहा है, ये रुका हुआ है, लेकिन ये खुद ऑब्जर्वर जो है सोर्स की ओर जा रहा है, ऑब्जर्वर नजदीक जा रहा है। तो यहाँ पर v प्लस v ऑब्जर्वर, ऑब्जर्वर कौन है? कार है v। अब एफ प्राइम की वैल्यू यहाँ से लिख देते हैं, तो एफ प्लस एफ कार v बाय v माइनस कार f। ये v चला गया, तो कितना आया? v प्लस v कार बाय v माइनस v कार f। और क्वेश्चन में बोला है कि ये 2f है। ये ड्राइवर जो फ्रीक्वेंसी सुन रहा है वो डबल एफ है, एफ से उसने साउंड किया और डबल एफ सुन रहा है, तो एफ 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 चला गया, 2 इक्वल टू v प्लस v कार। इसको सिंपली सॉल्व करते हैं, कितना आ गया? 2v और उधर 1v, तो v इक्वल टू माइनस 2 कार और 1 कार, 3v कार। तो कार का स्पीड कितना होगा? v बाय 3। साउंड का स्पीड का 1/3 चलना पड़ेगा, तब जो अपना फ्रीक्वेंसी है उसका डबल उससे सुनाई पड़ेगा थ्रू एक को, v बाय 3, ऑप्शन नंबर 2। तो एक बार समराइज कर देते हैं। एक कार है, इसने साउंड हॉर्न किया, और साउंड, वो ड्राइवर जो है अपना ही साउंड सुनता है एको के थ्रू। एको से जब आता है तो उसका फ्रीक्वेंसी उसे डबल फ्रीक्वेंसी का सुनाई पड़ता है, आवाज़ बहुत पतला हो जाता है। तो क्वेश्चन ये है कि ये कितना स्पीड से कार चल रहा है। तो सबसे पहले माउंटेन जो है, माउंटेन इसको सुन रहा है, इसका साउंड को, और माउंटेन जो सुन रहा है साउंड, माउंटेन के लिए सोर्स नज़दीक आ रहा है, तो उसके लिए फॉर्मूला ये है, सोर्स नज़दीक आ रहा है तो डिनोमिनेटर में v माइनस v सोर्स, सोर्स यहाँ कार है और ऊपर में v होगा, ये एफ होगा। अब ड्राइवर की बात करें, यहाँ पर ड्राइवर ऑब्जर्वर है, अब ड्राइवर ऑब्जर्वर है तो वो क्या देख रहा है कि एक रुका हुआ जगह से एक साउंड जो है, सोर्स स्टैटिक है, रुका हुआ है, वहां से आ रहा है, और एक खुद ऑब्जर्वर नजदीक जा रहा है, ऑब्जर्वर नजदीक जा रहा है तो न्यूमरेटर में, और जो फ्रीक्वेंसी वहां से आ रहा है वो यही फ्रीक्वेंसी है एफ प्राइम। एफ प्राइम की वैल्यू यहाँ से सब्स्टिट्यूट किए और इसको सिंप्लीफाई किए तो आ गया v कार इक्वल टू v बाय 3। ओके, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। A hollow metal sphere of radius r is uniformly charged. The electric field due to the charge at a distance r from the center क्या होगा? तो ये यूनिफॉर्मली, पहले हॉलो मेटल स्फीयर है, खाली है, और मेटल है, मेटल है मतलब कंडक्टर है, और कंडक्टर का ये वर्च्यू है कि यदि इस पर हम चार्ज देंगे तो सारे के सारे चार्ज ऊपर चले आएंगे, नीचे में कोई भी चार्ज नहीं जाएगा, सारे चार्ज इसके ऊपर होंगे, ठीक है, और यूनिफॉर्मली चार्ज है। द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द स्फीयर एट ए डिस्टेंस r फ्रॉम द सेंटर, यहाँ से ये डिस्टेंस r पर जो है ये r वेरी करेगा, तो कैसा दिखेगा ये? 0 एज r इंक्रीजेस फ्रॉम r टू r। तो हमें ये पता है कि इस केस में, या फिर केवल इसके केस में नहीं बल्कि हम ग्रेविटेशन की भी बात करें, ये ग्रेविटेशन की भी बात करें और हॉलो नहीं भी रहे, नहीं हॉलो के लिए अलग बात है, यहाँ पर जो है सो ये चलता है, यहाँ तक r लीनियर रहता है और उसके बाद में 1/r² चलता है, कुछ इस तरह से, राइट, r के साथ में ये लीनियर जाता है और फिर ऐसे जाता है यदि ये सॉलिड है तो। लेकिन हॉलो में बिल्कुल सेम चलेगा, यहाँ भी यदि हॉलो रहेगा तो इसी के जैसा बिहेव करेगा। तो यहाँ कैसे बिहेव करेगा? यहाँ से यहाँ तक जब तक इसके अंदर में है इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड ए हॉलो स्फीयर, चाहे वो चार्ज के लिए रहे या ग्रेविटेशन के लिए रहे, ये
मास है, मीन्स ग्रेविटेशन की यहां बात कर रहे हैं। यहां पर जो है सो चार्ज है, वो तो दिख ही रहा चार्ज है। तो इसके अंदर में कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, इसके अंदर में हर एक जगह पर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, जीरो है। और यहां पर आने के बाद में, इसके बाद में ये पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव करता है कि ये सारा का सारा चार्ज जो है सो यहाँ पर सेंटर पर है और उसके जैसे बिहेव करता है। तो पॉइंट चार्ज के लिए क्या होता है इलेक्ट्रिक फील्ड, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/r², Q/r² के जैसा बिहेव करेगा। और यहाँ पर जो है इसका वैल्यू बहुत दूर तक चला जाता है, बहुत दूर नहीं, यहाँ पर डिस्टेंस के मुताबिक ये चेंज करता है, कुछ वैल्यू है ऐसे करके, ये 1/r² जाता है। तो इधर घट रहा है, यहां से यहां तक जीरो है और उसके बाद में घट रहा है। इसको ऐसे भी लिखते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड जो है सो है जीरो जब r जो है सो छोटा है इसके रेडियस से, और उसके बाद में 1/r² होता है। पूरा लिखना हो तो लिख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/r²। तो r जैसे जैसे बढ़ेगा ये घटेगा, उसके बाद ये घटता है, तो यहाँ पर दिखाया हुआ है। तो जीरो एज r इंक्रीजेस फ्रॉम फॉर r इज लेस देन जीरो, ये सही है, एंड डिक्रीजेज एज r इंक्रीजेस फॉर r ग्रेटर देन r, ये सही है, इधर डिक्रीज करता है। ये जीरो एज r इंक्रीजेस फॉर r लेस देन कैपिटल R, ये ठीक है। जब तक स्फीयर से बाहर नहीं जाता, हॉलो स्फीयर से बाहर नहीं जाता, उसका इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है। और ये इंक्रीज करता है, बाहर में भी इंक्रीज करता है, नहीं ये गलत है, इसकी वजह से पूरा गलत होगी। यहाँ पर डिक्रीज कर रहा है एज r इंक्रीजेस फ्रॉम r, दोनों केसेस में नहीं, यहाँ पर तो जीरो है और डिक्रीज केवल इधर कर रहा है, ये सही है लेकिन ये गलत है। इंक्रीजेस ये गलत है और ये भी गलत है, दोनों ही गलत है। तो ऑप्शन हो गया आपका सही 1। तो ये सिचुएशन केवल इलेक्ट्रिसिटी के साथ नहीं है बल्कि ग्रेविटेशन के साथ भी है। ओके, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ N1 कैपेसिटर्स ईच ऑफ वैल्यू C1 सीरीज में है, इज चार्ज बाय a source of potential difference 4 वोल्ट when another parallel combination। ओके, सो दो केसेस है, पहला केस में सीरीज है और दूसरा केस में पैरेलल है। यहां पर कितने से N1 है, N1 कैपेसिटर जो है सीरीज में है, और ये 4 वोल्ट से लगा हुआ है। इसका कैपेसिटेंस है C1 सबका, और ये कितने हैं N1 है। N1 कैपेसिटर्स। ओके, और इधर पैरेलल में N2 कैपेसिटर्स हैं, N2 कैपेसिटर्स हैं, और सबका पहले बना लेते हैं। और इसको एक बैटरी से लगा दिया जिसका वोल्टेज है V, ये सब C2 है, और ये टोटल नंबर है इसका N2, यहां पर टोटल नंबर है N1। ओके, इफ इट हैज द सेम एनर्जी स्टोर्ड इन इट एज द फर्स्ट कॉम्बिनेशन है, तो यहां पर टोटल एनर्जी जो यहां पर स्टोर्ड है वही टोटल एनर्जी यहां पर स्टोर्ड है। तो पूछ रहा है कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ C2 इन टर्म्स ऑफ C1। ओके, यहां पर कितना एनर्जी स्टोर्ड है, तो इसके लिए इजी तरीका ये है कि हम इसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकाल लेते हैं दोनों केसेस में। एक रखते हैं, इस केस में हम जब इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस रखते हैं तो कितना होगा, C2 करके कितना है N2 पीसेस है। पैरेलल में इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस जब सम के बराबर होता है तो सबको जोड़ देते हैं, ये हो गया N2C, और ये 1 वोल्ट, ये 1 भी है।
पोटेंशियल डिफरेंस जस्ट डी है। इस केस में लेफ्ट साइड में ये सीरीज में है, तो ये इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितना होगा, 4V। सब C1 करके है। यदि 2 रहता था, ये 2 है, तो हम क्या करते हैं, C है, तो इसका इक्विवेलेंट होता है जस्ट C/2, हाफ कर देते थे। 3 रहेगा तो एक और है तो 1/3 कर दी, 4 है तो 1/4 कर दी। वैसे N1 है तो C1/N1 होगा। तो इसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस जो है जितना है उतना से डिवाइड कर देते हैं। कैसे आता है देख लीजिए, इस सीरीज में तो ये चलता है ना, 1/C1 + 1/C2 + 1/C3 ऐसे करते करते चल रहा है। और यदि यहाँ पर सबका सब सेम है कैपेसिटेंस, ये इक्विवेलेंट है, तो जितना नंबर है N/C हो गया, 1/C इक्विवेलेंट। तो C इक्विवेलेंट कितना हो गया, जस्ट इसको रिवर्स किए, C/N। यहाँ से हमें पता है कि इस तरह से होता है। अब एनर्जी दोनों में जो स्टोर्ड है वो हम निकाल लेते हैं। इसमें कितना एनर्जी स्टोर्ड है, एनर्जी जो स्टोर्ड होता है इसके अंदर में वो होता है हाफ CV²। V की जगह 4V है यहाँ, और C की जगह पर C1/N है। इसको ठीक से लिख लेते हैं, हाफ C की जगह पर C1N1 और V की जगह पर 4V इसका स्क्वायर। कितना हो गया, 1 4 × 16 में से 2 गया 8, C1V²/N1²। इधर कितना हुआ, इधर जो एनर्जी स्टोर्ड है वो हुआ हाफ CV² ले गया, हाफ C की जगह पे N2C नहीं, N2C2, सब इधर C2 है, और V की जगह पर V², हाफ CV²। तो ये कितना आया, N2C2V²/2। क्वेश्चन में बोला कि दोनों जो सेट है, ये सीरीज का सेट है और ये पैरेलल का सेट है, उसका एनर्जी सेम है, स्टोर्ड एनर्जी सेम है, ये दोनों सेम है। तो हम ऐसे लिख सकते हैं V²/N1², और इधर है N2C2V²/2। ये V² चला गया। वैल्यू बताना है C2 का इन टर्म्स ऑफ C1। C2 कितना हो गया, 16 C1 N2/N1²। N1² क्यों हुआ, हाफ CV², ये N1² होने का कोई मतलब नहीं है। यहाँ N1 है, जस्ट N1 है, N1² नहीं है। यहाँ भी N1 है और यहाँ भी N1 है, N1² बाय मिस्टेक लिखती हूँ। तो ये वैल्यू हो गया हमारा C2 का इन टर्म्स ऑफ C1, 16 C1 टाइम्स N2/N1। कौन सा ऑप्शन सही है, 16 C1 N2/N1, ऑप्शन नंबर 2। यहाँ थोड़ा मिस्टेक है, मिस्टेक ये हुआ कि C2 जो है सो N2 नीचे जाएगा N1 के पास, यहाँ मैंने ऊपर लिख दिया। C2 इक्वल टू 8 टाइम्स C1 टाइम्स 2, सो 16 C1/N1 N2। तो ऑप्शन जो है सो वो गलत था, N1 N2 ये वाला, ये नहीं, ये ऑप्शन। ओके, तो क्वेश्चन ये था कि सीरीज में N1 कैपेसिटेंस है और इधर N2 कैपेसिटेंस है और C2 वैल्यूज का पैरेलल में, दोनों को ही जो है उसके पास स्टोर्ड एनर्जी सेम है। ये 4 वोल्ट पर कनेक्टेड है और एक 1 हिस्से पर कनेक्टेड है। तो क्या होगा C2 का वैल्यू इन टर्म्स ऑफ C1। तो इसके लिए इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस लिख लेते हैं, चूंकि सीरीज में है और सीरीज में इस तरह से चलता है, 2 रहता है तो C1/2 हो जाता है, 3 रहता है तो C1/3 हो जाता है। तो यहाँ N1 है तो C1/N1 हो जाएगा इसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। इस केस में पैरेलल है और पैरेलल में क्या होता है, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस सबका ऐड कर देते हैं। तो N2 पीसेस हैं कैपेसिटर, तो N2 टाइम्स C2 हो गया। और उसके बाद में इधर कितना एनर्जी स्टोर्ड है इस कैपेसिटर में, जस्ट इक्विवेलेंट में देखते हैं। इक्विवेलेंट कैपेसिटर में जितना स्टोर्ड है एनर्जी उतना ही इस सब मिला के
तो हाफ जो एनर्जी स्टोर होता है उसका फार्मूला है हाफ CV²। यहाँ पर हाफ हो गया, C की जगह पर C1/N1 और V की जगह पर 4B²। और इधर भी वही किए और दोनों जगह निकाल के फिर हमें दोनों को इक्वेट कर दिए क्योंकि दोनों का एनर्जी स्टोर सेम है। और यहाँ से C2 का वैल्यू निकाले इन टर्म्स ऑफ C1, वो इतना आया। ओके, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 14, n resistances, each of resistance R ohm and n resistances when connected in parallel give an equivalent resistance of capital R ohm। ओके, पैरेलल में इसको कनेक्ट करते हैं। ठीक है, और इसका जो इक्विवेलेंट होता है वो कितना आता है, R देता है। इसका इक्विवेलेंट R है, मतलब R कहने का R है, मतलब अभी जैसे पीछे बनाए थे वैसे ही ये सब R का R है। और ये रेजिस्टेंस है। पैरेलल में रेजिस्टेंस कैसे होता है, 1/R = 1/R + 1/R, इस तरह से चलता है। तो यदि सब सेम है तो जितना नंबर है इसका n नंबर है तो R/n हो जाएगा। इसमें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कम होता है तो डिवाइड करते हैं, सब सेम है तो n से डिवाइड कर दीजिए। यदि सब सेम नहीं होता तो यहाँ 1/R1 + 1/R2 ऐसे करके चलते हैं। और यदि जस्ट 2 होता 1/R = 1/R1 + 1/R2 तो उसके लिए हम सिंपली लिखते हैं ऐसे, यहाँ से निकाल के देखिए R1 × R2/R1 + R2। ओके, आगे क्या कह रहा है, इफ दीज रेजिस्टेंसेस वर कनेक्टेड इन सीरीज, इधर पैरेलल में केस 2। अब यदि इसे सीरीज में कनेक्ट कर देते, द कॉम्बिनेशन वुड हैव ए रेजिस्टेंस इन ओम इक्वल टू कितना होता, इसको सबको सीरीज में हम कर देते हैं तो कितना इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होता है। अब मान लेते हैं R' होता है, ये R करके कितना हो गया, ये अभी यहाँ पर सब ऐड हो जाएगा, R + 1 2 3 टोटल कितना है n, तो nR हो जाएगा। हमें कैपिटल R के टर्म में बताना है तो क्या करते हैं, स्मॉल r को यहाँ से निकाल लेते हैं। स्मॉल r कितना है, n टाइम्स कैपिटल R, n टाइम्स कैपिटल R। ये स्मॉल r है और n यहाँ पे लिखना ही पड़ेगा, तो n²R, ये आया इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जब वो सीरीज में है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जब वो पैरेलल में है तो R है, तो जो भी है R है। यदि उसी को हम कनेक्ट करते हैं सीरीज में तो R टाइम्स n² होता है, n²R, ऑप्शन नंबर 1। ओके, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। A particle of mass m, charge q and kinetic energy T intersect transverse uniform magnetic field, transverse मतलब कि perpendicular of induction B. After 3 seconds, the kinetic energy of the particle will be how much? ट्रांसफर्स का मतलब है इस तरह से, इसमें जो है ये ट्रांसफर्स है प्लेन ऑफ माई स्क्रीन। अब इसमें क्या करता है, एक पार्टिकल है जिसका चार्ज m है, q है और काइनेटिक एनर्जी T है, इसमें इंटर कर गया। इंटर कर गया तो क्या होगा, मान लीजिए पूरा इंटर में है तो ये सर्किल ऐसे बनाएगा, यहाँ से इंटर होता तो हाफ सर्किल बनाता, ये सर्किल में आ गया। ओके, तो इसका वेलोसिटी क्या होगा, ये मैग्नेटिक फील्ड करता क्या है, इसको जस्ट एक सर्किल में घुमाने लगता है। मैग्नेटिक फील्ड जो है फील्ड जो है एक फोर्स देता है जो इसका सेंट्रीपिटल फोर्स को प्रोवाइड करता है, और हर जगह वो उसी स्पीड से घूमता है जिस स्पीड से ये इंटर किया था। ये स्पीड चेंज नहीं होता। यदि स्पीड चेंज नहीं होता है तो काइनेटिक एनर्जी चेंज करेगा क्या, नहीं। या तो 3 सेकंड वेट करें या 30 सेकंड या 300 सेकंड, डजंट मैटर। हाँ, क्योंकि ये जो मैग्नेटिक फोर्स दे रहा है वो परपेंडिकुलर लग रहा है इधर, हर जगह इधर, और जो ये जो वर्क डन करेगा मैग्नेटिक फोर्स वो कितना करेगा, 0। जो वर्क डन करता है वही तो उसका एनर्जी बढ़ाता है। कोई सिस्टम पर यदि किसी ने वर्क डन किया है तो उसका एनर्जी बढ़ाएगा, यहाँ तो वर्क डन किया ही नहीं। वो वर्क एनर्जी थ्योरम है ना, वर्क एनर्जी थ्योरम, वो कहता है कि जो वर्क डन होता है सिस्टम पर वो उसका एनर्जी को चेंज करता है, काइनेटिक एनर्जी को बढ़ा देता है।
तो यहाँ पर तो वर्क डन किया ही नहीं, तो कैसे बढ़ाएगा? तो यहाँ नहीं बढ़ाएगा, तो टी का टी ही रह जाएगा। ओके, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी इज निगेटिव, ये इंफॉर्मेशन बेस्ड क्वेश्चन है। किसका मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी निगेटिव होता है? डायमैग्नेटिक का। पैरामैग्नेटिक का मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी पॉजिटिव होता है, सबका पॉजिटिव होता है। फेरोमैग्नेटिक का इसका तो पॉजिटिव होता है और बहुत ज़्यादा होता है। पैरामैग्नेटिक एंड फेरोमैग्नेटिक बहुत मटेरियल का हूँ तो ऊपर में बता दिए, केवल इसका जो है सो निगेटिव होता है। और निगेटिव का वजह क्या होता है? वो इसके ओरिजिन में है। मतलब डायमैग्नेटिक मटेरियल क्या है, किसको कहते हैं? डायमैग्नेटिक मटेरियल। देखिए, कुछ मटेरियल ऐसे हैं जिसके पास थोड़ा सा या ज़्यादा मैग्नेटिक मोमेंट है, मतलब वो इलेक्ट्रॉन के कन्फिग्रेशन की वजह से उसमें या तो थोड़ा सा या ज़्यादा मैग्नेटिक मोमेंट है। यदि उसमें मैग्नेटिक मोमेंट है और उसको मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो ये मैग्नेटिक फील्ड उस मैग्नेटिक मोमेंट को अलाइन कर देता है एक डायरेक्शन में, और तब नेट जो फील्ड होता है उसके अंदर में, मटेरियल के अंदर में, वो बढ़ जाता है। और तब उसको कहते हैं मैग्नेटाइजेशन, जो उसमें आया है सो I प्रोपोर्शनल टू H। और ये प्रोपोर्शनलिटी को जो कांस्टेंट है वही है ससेप्टिबिलिटी I/H। तो इसमें ये यूजुअली बढ़ जाता है इसमें पैरामैग्नेटिक में और फेरोमैग्नेटिक में। फेरोमैग्नेटिक में तो और भी स्पेशल केसेस है कि उसमें डोमेन्स होते हैं। उसमें जो डोमेन्स होते हैं, एक डोमेन में सारे इलेक्ट्रॉन एक तरफ रहते हैं, ये मैग्नेटिक मोमेंट एक तरफ रहते हैं, दूसरा में दूसरे तरफ रहते हैं, तीसरा में तीसरे तरफ रहते हैं, ओवरऑल सब जीरो रहते हैं। लेकिन एक जो डोमेन है उसमें अपना एक एरिया होता है। जैसे ही मैग्नेटिक फील्ड के अंदर में इसको डालते हैं, ये सब का सब जो है सो इसके साथ में अलाइन हो जाता है, और तब बहुत ज़्यादा वो ये इंड्यूस्ड मैग्नेटाइजेशन देता है। तो वहाँ पर ये बहुत ज़्यादा होता है पॉजिटिव में। पैरामैग्नेटिक में थोड़ा सा होता है लेकिन पॉजिटिव होता है। ये जो डायमैग्नेटिक है उसमें क्या है, उसमें इंट्रिंसिक, उसमें ऑलरेडी जो प्रेजेंट होना चाहिए मैग्नेटिक मोमेंट वो होता ही नहीं है, वो बिल्कुल नहीं है। तो जब वो नहीं रहता है तो मैग्नेटिक फील्ड क्या करता है? मैग्नेटिक फील्ड जो है सो क्रिएट करता है, उसमें इंड्यूस्ड करता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, उसमें इंड्यूस्ड करता है एक मैग्नेटिक मोमेंट। लेकिन अब वो जो उसने जो इंड्यूस्ड किया वो लेंज के लॉ के मुताबिक वो इसको ही अपोज करेगा, तो डायरेक्शन उल्टा है। मैग्नेटिक फील्ड इधर है, इसमें जो इंड्यूस्ड करेगा उसका मैग्नेटिक फील्ड इधर हो जाएगा। तो ये मैग्नेटाइजेशन जो है सो नेगेटिव हो गया। पहले तो कुछ था नहीं, अब जो भी मैग्नेटाइजेशन बना है वो उल्टा डायरेक्शन में बना है, तो इसलिए नेगेटिव होता है। एनीवे, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 17। ए लाइट बल्ब एंड इंडक्टर, ये लाइट बल्ब है या इंडक्टर है, आर कनेक्टेड टू AC सोर्स थ्रू ए की एज शोन इन द फिगर। यहाँ पर है द की इज क्लोज्ड एंड आफ्टर सम टाइम एन आयरन रॉड इज इंसर्टेड। ओके, की को बंद किया, करंट फ्लो कर रहा है, और कुछ देर के बाद में क्या किया उसने, आयरन रॉड जो है सो इसके अंदर में इंसर्ट किया, इंटीरियर ऑफ द इंडक्टर, एकदम इंटीरियर में। ठीक है, द ग्लो ऑफ द लाइट विद बल्ब, ये इसका ग्लो ज़्यादा हो जाएगा, कम हो जाएगा, अनचेंज रहेगा, एक क्वेश्चन है। तो क्या होता है देखिए, शुरू में जो है एक ये आर है, रेजिस्टेंस है, LR सर्किट है। जैसे कनेक्ट किए धीरे धीरे जो है सो करंट बढ़ना शुरू होगा और ये सैचुरेट कर जाएगा, बहुत जल्दी सैचुरेट हो जाता है। उसके बाद में हम इस रड को इसके अंदर में इंसर्ट करते हैं। तो इसको इंसर्ट करने से क्या होगा, यदि हम इसको अंदर में इंसर्ट करते हैं तो इसका ये L का जो वैल्यू है, सेल्फ इंडक्टेंस का वैल्यू है, वो बढ़ेगा या घटेगा? वो बढ़ जाएगा। क्यों? क्योंकि इसका वैल्यू कितना होता है, इसका वैल्यू होता है μ0n², आप देखोगे πr²L, कुछ इस तरह से इसका वैल्यू होता है। तो ये बढ़ जाता है क्योंकि यहाँ पर μ0 है, साथ में μr भी रहेगा। यदि स्पेस में है तो जस्ट 1 है। अब इसके अंदर में ये मटेरियल डालेंगे हम तो उसका μr ज़्यादा है, तो L बढ़ जाएगा, L बढ़ गया है। अब इसमें जो करंट फ्लो कर रहा है वो कितना है अभी शुरू में, केस 1 बिगनिंग में जो है, केस 2 आफ्टर इंसर्शन ऑफ दिस रड इन L। तो फर्स्ट केस में क्या है, करंट कितना है, करंट जो है सो इसमें जो भी वोल्टेज है यहाँ पर बाय इसका जो क्या कहते हैं इम्पीडेंस है, V/R² प्लस इसका इम्पीडेंस कितना होता है,⍵L, ⍵2L², इस तरह से दिखाते हैं। R इधर है,
ओमेगा एल इधर है, 90 डिग्री पर है, और तो इम्पीडेंस जो है सो इसका रिजल्टेंट होता है जेड। इस केस में क्या होगा, एल बढ़ गया, एल बढ़ गया तो न्यूमरेटर बढ़ गया, इधर डिनोमिनेटर बढ़ गया है, तो करंट जो है सो घट गया, करंट घट गया तो ग्लो कम हो जाएगा ना, इसको कम करंट मिलेगा तो कम ग्लो करेगा। यहाँ पर हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर एल स्क्वायर ऐसे, और एल प्राइम जो है सो एल से ज़्यादा है, मतलब आई प्राइम जो है वो आई से कम हो गई, घट गया, इसलिए ग्लो कम हो जाएगा, ग्लो जो है डिक्रीज कर जाएगा। ऑप्शन नंबर डिक्रीज 1। तो यहां पर यही क्वेश्चन है कि एक एलआर सर्किट है, बाद में हमने इसमें रॉड डाल दिया तो इसका ग्लो जो है इस बल्ब का बढ़ेगा या घटेगा। रॉड डालने से क्या होता है, इसका इंडक्टेंस बढ़ जाता है, इंडक्टेंस बढ़ जाता है तो जो इंपीडेंस है यहाँ पर, ये जो इंपीडेंस देख रहे हैं जेड, ये जो इंपीडेंस है जो रेजिस्टेंस जैसा बिहेव करता है, ओमेगा स्क्वायर एल स्क्वायर होता है, ये एल जो बढ़ गया तो डिनोमिनेटर घट गया, डिनोमिनेटर बढ़ गया तो कोशिएंट जो है वो घट गया, मतलब करंट घट गया, करंट घट गया तो कम ग्लो होगा। ओके, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। पावर डिसिपेटेड इन एन एलसीआर सर्किट कनेक्टेड टू एन एसी सोर्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स एप्सिलॉन इज कौन सा है। तो इसमें दो मेथड्स बताते हैं। पहला मेथड इसमें नॉकआउट मेथड है, और नॉकआउट मेथड बहुत हमेशा काम नहीं करता, लेकिन जब करता है तो आपको कोई कैलकुलेशन नहीं करना पड़ता है। आप ध्यान से देखिए कि उस सबका डायमेंशन, ये पावर की बातें कर रहा है। पावर क्या होता है, पावर होता है आई स्क्वायर आर, या वोल्टेज के टर्म में लिखें तो वी स्क्वायर बाय आर। यहां पर देखिए इसका क्या है डायमेंशन, एप्सिलॉन एप्सिलॉन मतलब है वोल्टेज, ये वोल्टेज है, वी स्क्वायर आर, और नीचे में है एक आर, एक नहीं दो आर है ना, आर स्क्वायर है, तो ये हो गया यहाँ पर वी स्क्वायर एप्सिलॉन स्क्वायर आर बाय आर स्क्वायर, एक आर चला गया, एप्सिलॉन स्क्वायर बाय आर। ये पावर का है, पावर का डायमेंशन है, सही, ठीक है, केवल डायमेंशन चेक कर ले रहे हैं। यहाँ पर देखते हैं ये क्या है, एप्सिलॉन स्क्वायर, नीचे आर, यहाँ पर आर स्क्वायर का स्क्वायर रूट। हम सब नहीं देखेंगे, इसका जो डायमेंशन है वही डायमेंशन इसका भी होना होगा, नहीं तो ऐड नहीं कर सकते। दो क्वांटिटी को तभी ऐड कर सकते हैं जब उसका डायमेंशन सेम हो। यदि ये आर स्क्वायर है तो ये भी आर स्क्वायर होगा। ओके, तो एप्सिलॉन स्क्वायर, आर स्क्वायर का स्क्वायर रूट आर, और नीचे में आर, ये आर खत्म, ये एप्सिलॉन स्क्वायर, ये पावर का डायमेंशन नहीं है। इस केस में एप्सिलॉन स्क्वायर बाय आर, और यहाँ पर ये क्या है, आर स्क्वायर है, एप्सिलॉन स्क्वायर आर, ये भी नहीं है, वी स्क्वायर बाय आर होना पड़ेगा जैसे यहाँ पर है, ये भी नहीं है। इस केस में एप्सिलॉन स्क्वायर आर, और नीचे में आर स्क्वायर का स्क्वायर रूट, सो जस्ट आर, ये भी नहीं। तो एक ही सही है, वो है पहला वाला। अब हमें ये नहीं पता है कि ये रियली एक्सप्रेशन सही है या नहीं, लेकिन डायमेंशनली वन जो है वही करेक्ट है। तो हम जस्ट डायमेंशन देख के बोल रहे हैं कि डायमेंशनली चूंकि ये करेक्ट है तो यही करेक्ट होना चाहिए, लेकिन उसके बाद भी ये गारंटी नहीं है कि एक्सप्रेशन बिल्कुल ये वही एक्सप्रेशन है जो ये कह रहा है कि पावर डिसिपेटेड वाला यही होगा। ओके, तो इस तरह से आप बना सकते हो, आपका टाइम बच जाएगा। लेकिन यहाँ पर हम दूसरा मेथड बताते हैं, जबकि आप पूरा कैलकुलेशन करके बताओगे कि रियली जो एक्सप्रेशन आप ले आओगे। तो उसमें क्या करना है, तीन तो है यहाँ पर, एलसीआर है, एक एल है, सी है, और एक रेजिस्टेंस है, और इसको लगा दिया है एसी सप्लाई से। कुछ होगा V0 साइन ओमेगा टी, लाइक दिस। पावर कितना होता है, जब हम पावर की बात करते हैं तो हमेशा हाँ, इसको बनाने से पहले हम थोड़ा सा यहां पर बताते हैं। ये डीसी करंट में, ये एसी है ना, ये डीसी करंट में पहले बात करते हैं। डीसी करंट में पावर कितना होता है, आई स्क्वायर आर, राइट। इसको हम देख सकते हैं आई टाइम्स आई आर टाइम्स आई,
वोल्टेज टाइम आई, यहाँ भी वही करेंगे, वोल्टेज लिखेंगे वी आर एम एस, करंट आई आर एम एस, क्योंकि ये हमेशा चेंज होते रहता है तो कौन सा लिखें, आर एम एस लिखते हैं। और उसके बाद में एक और भी टर्म आता है कॉस फाई, इसको कहते हैं पावर फैक्टर भी, इसका नाम है पावर फैक्टर। आप कह सकते हो पावर फैक्टर हमेशा 1 है डीसी में, यहाँ पर हमेशा 1 नहीं होता है, कभी 0 होता है, कभी 1 होता है। ये पावर फैक्टर डिसाइड करता है ये तीनों का कॉम्बिनेशन। यदि ये रेजिस्टेंस हटा दीजिए तो पावर फैक्टर 0 हो जाएगा, ये कॉस फाई 0 हो जाएगा। और कॉस फाई क्या है, ये कॉस फाई वही है जैसे कि 3 हमारे पास है ना, ये रेजिस्टेंस हुआ आर और 2 और है जो कैपेसिटर और इंडक्टर, ये इंडक्टर का रिएक्टेंस है और ये 1/ωc ये कैपेसिटर का रिएक्टेंस है, और जो टोटल होगा वो वेक्टर है, ओमेगा एल में से इसको माइनस किए और उसके बाद में यहाँ पर निकाले फाई। कॉस फाई कितना आया, कॉस फाई आया ये R/Z, R/Z, और आर जेड कितना है, जेड है ये कितना हुआ, ये इसमें से इसको माइनस करना पड़ेगा ना, मैंने फिर उल्टा लिख दिया है, ओमेगा एल और 1/ωc दोनों उल्टा है, मैं हमेशा उल्टा लिखता हूँ, ओमेगा एल बाय 1 माइनस ओमेगा सी माइनस प्लस, ठीक है। तो ये हो गया R² प्लस पाइथागोरस थ्योरम लगाएं, ये हमें पता है 1/ωc माइनस ओमेगा एल, और ये R है 1/ωc माइनस ओमेगा एल, इसका पावर, इसी को यहाँ पर बैठा देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो बता रहा है कि एक ऐसी सोर्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स एप्सिलॉन से कनेक्टेड है, इसका मतलब यदि उसने कुछ और नहीं बोला तो आरएमएस वैल्यू बता रहा है, तो ये आरएमएस वैल्यू हो गया एक एप्सिलॉन। आईआरएमएस कितना है, फिर एप्सिलॉन बाय जेड, और एक कॉस फाई कितना है यहाँ से देख सकते हैं R/Z, तो कितना आ गया एप्सिलॉन स्क्वायर R/Z², और जेड कितना है, अब यहाँ से ये वाला जेड है, नीचे वाला जेड है, और उसका स्क्वायर कर दिए तो स्क्वायर रूट खत्म हो गया, ये हो गया आपका आंसर, ये पावर है। एप्सिलॉन स्क्वायर R मैच कर लीजिए, R/R² प्लस 1/ωc माइनस ओमेगा एल होल स्क्वायर, 1/ωc माइनस ओमेगा एल होल स्क्वायर, इसको इंटरचेंज कर सकते हैं क्योंकि माइनस का स्क्वायर प्लस होता है, तो ऐसे आप इसको बना सकते हो। और यहाँ पर तो केवल डायमेंशन देख के आंसर कर दिया था। ओके, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 19, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द लॉन्गेस्ट वेव। लॉन्गेस्ट वेव मतलब वेवलेंथ लंबा है तो एनर्जी लोवेस्ट है, वेवलेंथ लंबा हो गया तो एनर्जी सबसे कम हो गया, लोवेस्ट स्मॉलेस्ट जो भी कहना हो। ये चारों में से किसका एनर्जी सबसे कम है, सबसे एनर्जी ज्यादा किसका है, यहां पर हम बता देते हैं, केवल 4 नहीं बल्कि और भी बहुत सारी चीजों को हम बता देते हैं। यहां पर स्टार्ट करते हैं, ये गामा रेज, उसके नीचे है एक्स रेज, उसके नीचे है अल्ट्रावायलेट, उसके नीचे है विजिबल लाइट, उसके नीचे है इंफ्रारेड, और उसके नीचे है माइक्रोवेव, उसके नीचे है शॉर्ट रेडियो वेव, इसके नीचे है टेलीविजन और एफएम, उसके नीचे है एफएम मतलब फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन और एएम एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन जो रेडियो वेव है।
और उसके बाद है नीचे लॉन्ग रेडियो वेव। फ्रीक्वेंसी इसका फ्रीक्वेंसी नहीं वेवलेंथ हम बताएंगे। ओके, सबका फिर हम वेवलेंथ लिखते हैं। ये लॉन्ग जो रेडियो वेव है जो वॉकी टॉकीज काम करता है उसका होता है कुछ 10⁴ to 10⁵ मीटर, ये सब मीटर में है। यहाँ पर हम लिखते हैं लैम्डा जो है मीटर में, बहुत बड़ा 10,000 मीटर, 10 किलोमीटर से भी ज़्यादा है यहाँ पर लॉन्ग रेडियो वेव। उसके बाद ये रेडियो आता है जो हम लोग पहले पुराने ज़माने में रेडियो थे, अभी भी जो रेडियो यूज़ करते हैं वो FM रेडियो अलग है। FM रेडियो के लिए अलग सर्किटरी चाहिए। तो ये AM रेडियो जो है वो होता है कुछ 100 मीटर तक। और टेलीविज़न और FM जो है ये होता है 1 to 10⁻⁻⁻। शॉर्ट वेव जो रेडियो वेव है, शॉर्ट रेडियो वेव वो होता है 10⁻⁻⁻⁻⁻। और ये माइक्रोवेव जो है वो जाता है 10⁻⁻³ तक। माइक्रोवेव जो माइक्रोवेव ओवन होता है। और यहाँ तक कि आजकल जो 5G आया है फ़ोन उसका भी फ्रीक्वेंसी इसी में आ जाता है। यदि वेवलेंथ देखा जाए तो इसी में आ जाता है, इधर यहाँ तक कुछ। और इसलिए बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि ये जो 5G है वो शरीर के लिए अच्छा नहीं है, क्योंकि वो माइक्रोवेव जहाँ भी पानी होगा तो ब्लड में पानी है तो उसको वो गर्म करने लगेगा। और उसके बाद है इंफ्रारेड है जो 10⁻⁶ तक जाता है। और उसके बाद में विजिबल लाइट है, ये जिसमें हम लोग देखते हैं, हमारा लाइट जो से आता है, हम लोग लैंप से आता है लाइट, वो सारा लाइट है। आप इसे NCERT की बुक में देख सकते हो, हमने इसे वहीं से लिखा है। विजिबल 10⁻⁶। उसके बाद अल्ट्रावायलेट है, ये फिर कैंसर काउज करता है जिसको ओजोन लेयर रोकता है। ये 10⁻⁻⁹, 10⁻⁻�9। उसके ऊपर में जो है उससे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी का होगा, वेवलेंथ यदि कम हुआ तो हो जाएगा अल्ट्रावायलेट एक्सरेज, हो जाता है कुछ 10⁻⁻12 तक, कुछ ऐसे 10⁻⁻12 तक। ये 10⁻⁻11 है। यहाँ थोड़ा सा ओवरलैप है। ये एक्सरे जो है वो अल्ट्रावायलेट में भी चला आता है, थोड़ा इधर ये जो है गामा रे में भी चला जाता है और अल्ट्रावायलेट में भी चला आता है। यहाँ पर थोड़ा सा ओवरलैप है। और इसके बाद सबसे ज़्यादा जो एनर्जी है वो गामा रेज का है, ये चला जाता है 10⁻⁻⁴ मीटर तक, 1 मिलीमीटर से भी कम। तो सबसे ज़्यादा एनर्जेटिक जो है वो गामा रेज है, मतलब उसका वेवलेंथ जो है सो सबसे कम है। और सबसे ज़्यादा किसका वेवलेंथ है? लॉन्ग रेडियो वेव, वॉकी टॉकीज वाला, फिर रेडियो जो हम लोग सुनते थे, और एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड रेडियो वेव, मीडियम वेव, फिर टेलीविज़न है, FM है, ये सारे रेडियो वेव्स हैं। तो यहाँ पर देखते हैं लॉन्गेस्ट वेव सबसे कम एनर्जी वाला, ये सबसे ज़्यादा एनर्जी है। उसके बाद सेकंड में ये है, माइक्रोवेव भी अच्छा खासा एनर्जी है, रेडियो वेव इसका एनर्जी सबसे कम है। वॉकी टॉकीज आप कर सकते हो या फिर ऑडियो मॉड्यूलेटेड वेव जो है। ओके, तो ये इंफॉर्मेशन बेस्ड क्वेश्चन है और यहाँ पर मैंने जस्ट दिखाया कि किसका एनर्जी ज़्यादा है। ओके, इस नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। ये पॉइंट ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ 60, यहाँ पर दिखा रहा है, यहाँ पर पॉइंट ऑब्जेक्ट प्लेस किया है 60 सेंटीमीटर पर। कन्वेक्स लेंस है, इसका फोकल लेंथ है 30 सेंटीमीटर। If a plane mirror is put perpendicular to the principal axis of the lens and at a distance of 40 सेंटीमीटर, यहाँ दिखा रहा है, ये प्लेन मिरर रखा हुआ है, फाइनल इमेज कहाँ बनेगा, यही क्वेश्चन है। मान लीजिए यदि ये मिरर नहीं होता तो फाइनल इमेज कहाँ बनता? लेंस का फार्मूला हम यूज करते हैं 1/f = 1/v - 1/u। f कितना है? 30 + 30, क्योंकि कन्वेक्स। v कितना है पता करना है, u कितना है -660।
और तब यहाँ से 1/v कितना आ गया, 1/30 प्लस 1 बाय माइनस, एक्चुअली इधर प्लस हो गया, उधर जाकर माइनस हो जाएगा, 1/60, तो v इक्वल टू 60 सेंटीमीटर। राइट साइड में प्लस का मतलब है राइट साइड में ये 40 यहां पर बनता है, यहां से लाइट आया और ये जाना चाह रहा है यहाँ, लाइट इधर से आया और जाना चाह रहा है उधर, इधर से भी ओके। लेकिन अब जा नहीं सकता क्योंकि यहाँ मिरर मिल गया, तो ये मिरर क्या करेगा, यहाँ पर लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन के मुताबिक इसको रिफ्लेक्ट करेगा और रिफ्लेक्ट करके ये इधर आएगा, ये इधर आएगा, लेकिन क्या लाइट यहीं रुक जाएगा, ये रिफ्लेक्ट तो कर गया, लाइट यहाँ रुकेगा क्या, नहीं रुकेगा ना, वो चलना शुरू फिर करेगा, ये इधर जाएगा, ये इधर जाएगा और फिर अपना जैसे भी है इस तरह से करके निकल जाएगा, और फिर ये डाइवर्ज करेगा या जो भी करेगा, हमें फार्मूला से देखना पड़ेगा, कंस्ट्रक्शन तो यहाँ बनाना बहुत मुश्किल है, कॉपी पेन पेपर पर हो तो थोड़ा सा सोच समझ के बनाया भी जा सकता है, लेकिन ये जो है सो एक इमेज बना और रियल इमेज है, लेकिन ये फाइनल इमेज नहीं है, ये इंटरमीडिएट इमेज है, क्योंकि यहाँ पर लाइट रुक नहीं गई यहाँ पे, लेकिन ये दोनों लाइट जो है यहाँ पे इंटरसेक्ट किया है, इसका मतलब कि इमेज यहाँ बना है, और ये इमेज को ये ऑब्जेक्ट देखेगा, ये देखेगा इसको, ये लेंस, और इसका फिर कहीं ना कहीं इमेज बनाएगा, तो ये कहाँ बना, कहाँ लाइट जो है जब मिरर से टकराया और टकराने के बाद यहाँ से निकल गया, ये डिस्टेंस कितना है यहाँ से, अब मिरर में हमें पता है ना कि मिरर में जितना ऑब्जेक्ट सामने होता है वो इमेज उतना ही पीछे बनता है, ये 20 है ऑलरेडी, क्योंकि ये 60 में जाकर बनना था, यदि मिरर नहीं होता तो यहाँ होता, ये 60 में बना था, ये वाला फॉर्मूला निकाले, तो ये जो है सो 20 हमें पता है, तो ये 20 है तो ये भी 20 ही होगा, क्यों, क्योंकि ये मिरर है, यहां पर अपना इमेज का ऑब्जेक्ट बना रहा है एक तरह से, तो ये 20 पे आके बनेगा, क्योंकि यहां पर जो ऑब्जेक्ट है वो तो इसका भी इमेज बनाएगा, फिर इधर जाके यहां से ऑब्जेक्ट इधर से निकल नहीं, वो नहीं बनाएगा, लेकिन ये 20 है तो इसको यहां बनाएगा वो, आप देख सकते हो यहाँ पर इसको, ये एंगल देख लीजिए, ये एंगल 90 है, ये 20 है, नहीं वो देखना ठीक नहीं है, ये दोनों एंगल सेम है, आप देख सकते हो ये दोनों एंगल सेम है, तो ये दोनों सिमेट्री हो गया, दोनों कन्ग्रुएंट एंगल हो गया, तो जितना डिस्टेंस ये है उतना ही डिस्टेंस ये होगा, और इस तरह से ये 20 हो जाएगा, देख लीजिए यहाँ पर, इधर से आया, इधर से गया और इधर से ये हो गया, ये नॉर्मल है, ये एंगल अल्फा है, तो ये एंगल भी अल्फा है, और ये वाला एंगल अल्फा है, तो ये एंगल कितना हुआ, ये वो 90 माइनस अल्फा, ये भी 90 माइनस अल्फा, दोनों एंगल सेम, ये दोनों में सेम हो गया और दोनों 90 डिग्री भी है, तो ए एस से एक कन्ग्रुएंट ट्रायंगल हो गया, तो जितना डिस्टेंस ये है उतना ही डिस्टेंस ये भी है, तो ये यहाँ पर 20 हो गया, तो हमें पता है कि ये जो इंटरमीडिएट इमेज है आई प्राइम वो 20 पर है, अब ये इसको यहाँ से देखे, यहाँ से लाइट जा रहा है ना, इससे टकराने के बाद इधर से लाइट जा रहा है, तो कहाँ पर बनाएगा उसको, केस 2 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u, फिर से बनाए, 1/v कितना है 30, f और v कितना है हमें नहीं पता, आपकी u कितना है, ये 20 पर है ना, राइट साइड में हम आपकी माइनस मान रहे हैं क्योंकि उधर से ऑब्जेक्ट, उधर से लाइट आ रहा है, नहीं -20 कैसे, ये तो 20 हो गया, हाँ 20, ये 20 है, तो यहाँ से यहाँ तक कितना ऑब्जेक्ट है, 20 ही है, निकालिए यहाँ से, 1/v इज इक्वल टू
1/30 माइनस 1/20, माइनस 1/60। जिधर ऑब्जेक्ट है इमेज भी उधर ही बन गया। तो इमेज कैसा होगा? जिधर ऑब्जेक्ट है उधर ही इमेज बनता है, इसका मतलब इमेज वर्चुअल है। वो सीधा भी होगा, मैग्निफिकेशन देख सकते हो, V/U। ये भी -60 है, ये -20 है, 3 टाइम्स होगा। तो ये वर्चुअल होगा क्योंकि उसी साइड में बन रहा है जिस साइड में वो ऑब्जेक्ट है। और कहाँ बन रहा है? 60 सेंटीमीटर, मिरर से 60 सेंटीमीटर पर। जिधर ऑब्जेक्ट उसी साइड में 60 पर, 40 20 यहीं बन रहा है। मिरर नहीं भी रहता तो भी यहीं बनता, लेकिन तब जो बनता वो रियल बनता। अब जो मिरर आ गया तो भी वहीं बन रहा है। 20 सेंटीमीटर बिहाइंड, क्या कहते हैं इसको, मिरर। 20 सेंटीमीटर बिहाइंड मिरर, 20 सेंटीमीटर फ्रॉम लेंस, 20 सेंटीमीटर फ्रॉम प्लेन मिरर, इट वुड बी अ वर्चुअल इमेज। हाँ वर्चुअल ये चलेगा, रियल नहीं चलेगा। और 20 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर 4। ओके, तो एक बार फिर से इसको हम समराइज कर देते हैं। यहाँ ऑब्जेक्ट रखा हुआ है 60 सेंटीमीटर पर, ये कन्वेक्स लेंस है 30 सेंटीमीटर फोकल लेंथ का, और एक मिरर रख दिया है 40 सेंटीमीटर पर, और पूछ रहा फाइनल इमेज कहाँ बनेगा। तो क्या है कि यदि मिरर नहीं रहता तो ये 60 पर बनाते हैं। यहाँ पर फॉर्मूला से निकाला और देखा कि ये जो है 60 सेंटीमीटर पर बनता है। 40 पर ये मिरर रखा है तो मिरर के 20 सेंटीमीटर पीछे बनता जाके। ये कैलकुलेशन है। ओके, लेकिन मिरर है तो मिरर क्या करेगा? इसमें आया, मिरर हिट किया और वो रिफ्लेक्ट करेगा, तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो करेगा और वहां से रिफ्लेक्ट किया। ये दोनों ट्रायंगल देखेंगे कि आप कॉन्ग्रुएंट है, तो जितना दूर ये है उतना ही दूर वो है। ये तो खैर मैथ हो गया, लेकिन फिजिक्स के मुताबिक ये इस इमेज का ये जो है सो एक इमेज यहाँ बना है। अब तो भूल जाइए इसका क्या हो रहा है, सीधे ये मिरर जो है वर्चुअल इमेज का, ऑब्जेक्ट का ये इमेज यहाँ बना है। ये जो इमेज बन रहा है वो तो मिरर की वजह से बन रहा है। एक बार लाइट आ गया तो आ गया। अब मिरर इमेज बना रहा है एक वर्चुअल ऑब्जेक्ट का रियल इमेज यहाँ बना है। और ये रियल इमेज जो है सो देखिए लाइट आगे बढ़ रहा है, मतलब कि ये इसको फिर देख रहा है। ऑब्जेक्ट को क्यों देखता है? क्योंकि वहाँ से लाइट आता है, इधर से लाइट आ रहा है तो देख रहा है। इस ऑब्जेक्ट को वो ये लेंस जो है सो फिर बनाएगा इसका कहीं ना कहीं इमेज। फिर लेंस फॉर्मूला में लगाए, डी का वैल्यू जो है सो -40 रखे, नहीं -20 ना, 40 तो यहाँ तक है, ये 40, -20 रखे और बाकी इसका भी का वैल्यू निकला -60। -60 का मतलब है जिधर ऑब्जेक्ट था उधर ही, तो ऑब्जेक्ट इधर है इधर ही, 60 तो फिर वही आ गया यहाँ पर जहाँ शुरू में बनता, मतलब 20 सेंटीमीटर बिहाइंड दिस मिरर। और अब ये कैसा होगा? क्योंकि जिस साइड में ऑब्जेक्ट है उसी साइड में मिरर ये बन रहा है, इमेज बन रहा है, तो वर्चुअल होगा। ओके, तो ये था क्वेश्चन नंबर 20। नेक्स्ट पार्ट में हम क्वेश्चन नंबर 21 to 30 को सॉल्व करेंगे। थैंक यू।